नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। उदयपुर से जोधपुर जा रही रात की ट्रेन रेगिस्तान के सुनसान बीचों बीच अचानक रुक गई। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा, सीटें खाली हो रही थीं और कोई बगल में बैठा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक हड़कंप, चीखें और एक रहस्यमयी साया जिसने सबको थर्रा दिया। वही रात थी जब मैंने महसूस किया कि डर और सच के बीच का फासला मिट चुका था। ये मेरी वो खौफनाक रात थी जो आज भी मेरी नींद उड़ा देती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दिलीप चौहान है। मैं पाली, राजस्थान का रहने वाला हूं और वहां के तहसील कार्यालय में क्लर्क की नौकरी करता हूं। सरकारी नौकरी का एक फायदा यह है कि छुट्टियां कभी कभी मिल जाती हैं और उसी बहाने मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने या रिश्तेदारों के यहां चला जाता हूं। 2017 की गर्मी की बात है। मेरे मामा की बेटी की शादी उदयपुर में थी। शादी खूब धूमधाम से हुई, ढोल, बैंड, बारात, सब कुछ। 3 दिन की भागदौड़, हंसी ठिठोली और गर्मी ने मुझे थका दिया था। सोचा था कि वापसी में थोड़ा चैन मिलेगा। शादी खत्म हुई और रात करीब 10 बजे मैं उदयपुर सिटी स्टेशन पहुंचा। गर्म हवा चल रही थी। स्टेशन पर पसीने और धूल की मिलीजुली गंध थी। मैं जोधपुर जाने वाली रात की पैसेंजर ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन लगभग खाली थी। कुछ लोग आधे सोए हुए, कुछ खिड़की से बाहर झांकते हुए। मेरे डिब्बे में कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, सिर्फ 5-6 लोग। मैं खिड़की के पास बैठ गया और हवा में अपना रूमाल लहराकर चेहरा पोंछा। कुछ देर बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। बाहर के स्ट्रीट लाइट्स और झाड़ियां धुंधली होती गईं। मैं अपने बैग से पानी की बोतल निकाल ही रहा था कि सामने बैठे एक बुजुर्ग ने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी। सफेद दाढ़ी, सिर पर टोपी और आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने पूछा, कहां जा रहे हो बेटा? मैंने कहा, पाली। उन्होंने सिर हिलाया और बोले, अच्छा है, मगर ये ट्रेन रात में रुकती है, वहां जहां नहीं रुकनी चाहिए। मैं हंस पड़ा। सोचा बुजुर्ग शायद डराने की कोशिश कर रहे हैं या कोई पुरानी कहानी सुना देंगे। मैंने कहा, अरे बाबा, ट्रेन अपने रूट पर ही रुकती है, टाइम टेबल में लिखा रहता है। वो मुस्कुराए नहीं, बस धीमे से बोले, हर जगह टाइम टेबल नहीं चलता बेटा, कुछ जगहें अपने हिसाब से बुलाती हैं। उनकी बात सुनकर एक पल को अजीब सा महसूस हुआ। फिर मैंने कानों में ईयरफोन डाल लिए और मोबाइल में पुराने राजस्थानी गाने सुनने लगा। लेकिन मन के किसी कोने में उनके शब्द गूंजते रहे, जहां नहीं रुकनी चाहिए। ट्रेन अब शहर की रोशनी से बहुत दूर निकल चुकी थी। खिड़की से बाहर काला सन्नाटा था। बस कभी कभी किसी पेड़ की परछाई ट्रेन की बोगी पर झलक जाती। हवा अब ठंडी थी, लेकिन भीतर बेचैनी सी बढ़ रही थी। करीब 1 घंटे बाद मैं थोड़ा झपकी लेने लगा। ट्रेन अब रेगिस्तान के बीच से गुजर रही थी। बाहर की हवा गर्म थी, पर अंधेरा घना और भयावह। खिड़की के बाहर बस रेत के टीले थे जो रात की चांदनी में सफेद चमक रहे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरे सामने बैठे यात्री भी खामोश थे, जैसे सब किसी अजीब बेचैनी में डूबे हों। घड़ी में 1:45 बज रहे थे जब अचानक ट्रेन ने एक जोर का झटका मारा और रुक गई। पहले तो लगा शायद सिग्नल या ट्रैक में कोई दिक्कत होगी, मगर जब खिड़की से बाहर देखा तो चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान फैला था। न कोई स्टेशन, न बत्ती, न कोई इंसानी निशान। ट्रेन जैसे किसी अनजानी जगह पर थम गई थी। हवा अब ठंडी लगने लगी थी, पर साथ ही एक अजीब सी गंध भी आ रही थी। गीली मिट्टी और लोहे की मिलीजुली महक जो इस सूखे रेगिस्तान में अजीब लग रही थी। मैंने सिर बाहर निकाला। दूर कहीं कुछ हिलता सा दिखा, जैसे कोई इंसान या जानवर हो। पहले लगा कोई ऊंट वाला होगा, लेकिन वो आकृति हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी, एकदम स्थिर। उसके पीछे रेगिस्तान की रेखा धुंधली पड़ गई थी। मैं घूरता रहा, पर वो साया वहीं खड़ा रहा। तभी पीछे के डिब्बे से एक चीख गूंजी, बचाओ! आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा डिब्बा कांप उठा। सब यात्री घबरा गए। कोई खिड़की से झांकने लगा, कोई दरवाजे की तरफ भागा। मैं भी उठा और अगले डिब्बे की ओर दौड़ा। वहां एक महिला बुरी तरह कांप रही थी।
उसके पास बैठा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसने घबराकर कहा, मेरी बगल में जो लड़की बैठी थी वो गायब हो गई। सबने चारों तरफ देखा। सीट खाली थी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की भी जाली से बंद थी। तो लड़की बाहर कैसे गई? किसी ने कहा, शायद वो टॉयलेट गई होगी। पर महिला बोली, नहीं, वो यहीं बैठी थी, मुझसे बात कर रही थी। फिर अचानक जैसे किसी ने उसे खींच लिया। हम सब ने चारों तरफ देखा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। टीटी को बुलाया गया। उसने दरवाजे और खिड़की जांची, सब बंद, मगर उस लड़की का कोई निशान नहीं। सीट पर उसका बैग पड़ा था, उसमें कपड़े और टिकट भी, मतलब वो कहीं भागी नहीं थी। ट्रेन में अब डर का माहौल था। एक एक चेहरा सफेद पड़ गया था। किसी ने कहा, भाई पुलिस बुलाओ। पर यहां तो नेटवर्क भी नहीं था, न सिग्नल न स्टेशन, बस रेत और अंधेरा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। उस साया अब और पास आ गया था। इतनी दूरी से भी लग रहा था कि वो हमें देख रहा है। मैंने बाकी लोगों को बताया, लेकिन जब सबने बाहर झांका, वहां कुछ नहीं था। सबने कहा, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन के इंजन से आवाज आई, एक अजीब सी सरसराहट, जैसे किसी ने ऊपर से कुछ खींचा हो। ड्राइवर ने हॉर्न देने की कोशिश की, पर हॉर्न भी नहीं बजा। बिजली की लाइटें कुछ पल झपकी और बुझ गईं। अब डिब्बे में सिर्फ मोबाइल की टॉर्चों की रोशनी थी। टीटी आगे बढ़ा और ड्राइवर की तरफ जाने लगा, लेकिन 2 कदम चलते ही रुक गया। बोला, सामने कोई खड़ा है। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर गईं। कांच के पार कोई काला साया दिख रहा था, ऊंचा, दुबला और अजीब सा टेढ़ा। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और कांच पर ठपठपाया, बस 3 बार। थक थक थक। सबकी सांसें थम गईं। टीटी पीछे हट गया। मैं भी वहीं खड़ा था। दिल जोर से धड़क रहा था, पर जैसे ही किसी ने टॉर्च की रोशनी उस साए पर डाली, वो गायब हो गया। बस धुंध का एक गुब्बार रह गया जो धीरे धीरे पिघलता चला गया। डिब्बे के भीतर अफरा तफरी मची हुई थी। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, आखिर ट्रेन इस सुनसान रेगिस्तान में क्यों रुक गई थी? टीटी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कड़क आवाज में बोला, कोई बाहर मत जाए, सब अपनी अपनी सीट पर बैठे रहें। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। ड्राइवर टॉर्च लेकर इंजन की तरफ दौड़ा। बाहर की हवा अब अजीब लगने लगी थी, न ज्यादा गर्म न ठंडी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी पुराने कब्रिस्तान से उठती हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखा, पर समझ नहीं आया कि क्या है। तभी पीछे वाले डिब्बे से एक और चीख गूंज उठी, इतनी दर्द भरी कि पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सब लोग घबराकर उधर भागे। मैं भी खड़ा हुआ, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन पर जम गए। पास बैठे वो बूढ़े बाबा अब कांप रहे थे। उनकी आंखें फैल गई थीं और आवाज टूटती हुई निकली, यही जगह है बेटा, यही जगह है जहां सालों पहले एक औरत ने ट्रेन से कूदकर जान दे दी थी। उनकी बात सुनकर मेरे हाथों से मोबाइल छूट गया। मैंने पूछा, क्या? लेकिन वो औरत कौन थी? बाबा बोले, किसी जमाने में यही ट्रेन यहां से गुजरते वक्त रुकी थी। रात का यही वक्त था। उस औरत ने अपने बच्चे के साथ कूदकर जान दे दी। तब से ये ट्रेन जब भी यहां आती है, कुछ ना कुछ होता है। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। डर जैसे शरीर में उतर गया था। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की। इस बार वो साया साफ नजर आया। सफेद साड़ी में एक औरत जो रेत पर खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों की दिशा साफ थी। वो सीधे ट्रेन की तरफ देख रही थी। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सन्नाटा था। हवा जैसे थम गई थी। डिब्बे के अंदर बैठे सारे लोग अब चुप थे। सिर्फ ट्रेन की दीवारों से टकराती हवा की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। रात गहराती जा रही थी। ट्रेन रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी थी। बाहर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो दिल तक उतर रही थी। अचानक ट्रेन की लाइटें एक झटके में बुझ गईं। पूरा डिब्बा काले अंधेरे में डूब गया। किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। फिर किसी और ने कहा, मोबाइल जलाओ, कुछ तो देखो। सबने जल्दी जल्दी अपने मोबाइल निकाले और फ्लैशलाइट ऑन कर दी। धीरे धीरे ट्रेन की दीवारें, सीटें और चेहरों पर डर की झलक रोशनी में साफ दिखने लगी। मैंने सामने देखा, वही बाबा
जो कुछ देर पहले मेरे सामने बैठे थे अब वहां नहीं थे। उनकी जगह सिर्फ उनकी पुरानी चप्पलें पड़ी थीं और नीचे जमीन पर राख की हल्की परत जमी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसी और यात्री ने कांपते हुए कहा, अभी तो यहीं बैठे थे बाबा, अभी अभी बात की थी उनसे। एक और औरत चिल्लाई, हे भगवान, ये क्या हो गया? डिब्बे में हड़कंप मच गया। कोई दरवाजे पीट रहा था, कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था, लेकिन बाहर बस रेगिस्तान की काली रेत और चांदनी में चमकती हवा थी। मैंने बाबा की चप्पलों के पास झुककर देखा। वहां जमीन गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी पानी गिराया हो, लेकिन वो पानी नहीं था। उसमें से हल्की सी बदबू आ रही थी, जैसे जले हुए बालों की। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी वक्त ट्रेन के इंजन से आवाज आई, ठिक ठिक ठिक। फिर अचानक एक जोर का झटका लगा और इंजन अपने आप चालू हो गया। किसी ने ड्राइवर को देखा नहीं, फिर भी ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। लोग सीटों से उठकर दरवाजों की ओर भागे, लेकिन दरवाजे जैसे किसी ने जाम कर दिए हों, खुल ही नहीं रहे थे। मैंने ड्राइवर के केबिन की ओर देखा। वहां की लाइट टिमटिमा रही थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। पीछे से कोई चिल्लाया, मत जाओ भाई, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उस वक्त मेरी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। मैं दरवाजे के पास पहुंचा और अंदर झांका। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन सीट पर किसी का धंसा हुआ निशान था, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। हैंड ब्रेक अपने आप नीचे हो गया और ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। लोग घबराकर रोने लगे। एक बूढ़ी औरत बुदबुदा रही थी, ये वही आत्मा है, वही रेगिस्तान वाली आत्मा। बाहर खिड़की के पास मैंने कुछ हिलता देखा। एक सफेद साया, जैसे कोई औरत सफेद साड़ी में हवा में तैरती हुई ट्रेन के साथ साथ चल रही हो। उसकी चाल अजीब थी। बिना जमीन छुए वो ट्रेन की बराबरी में आ रही थी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, बस बाल हवा में लहरा रहे थे। मेरे बगल में बैठे युवक ने कहा, ये तो वही है, वही जो बाबा देख रहे थे खिड़की से। मैंने उससे पूछा, क्या मतलब? वो बोला, बाबा कहते थे यहां आधी रात को एक आत्मा घूमती है, जो भी उसे देख लेता है वो गायब हो जाता है। मेरा गला सूख गया। क्या बाबा उसी आत्मा को देखकर गायब हुए थे? तभी अचानक ट्रेन के अंदर से किसी ने जोर से हंसी सुनी। एक डरावनी धीमी हंसी जो धीरे धीरे पूरे डिब्बे में गूंजने लगी। बच्चे जोर जोर से रोने लगे, औरतें चिल्लाने लगी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। वो साया अब और पास था। उसके चेहरे पर अब चांदनी पड़ी और मैंने देखा उसके होंठ टेढ़े थे, आंखें गड्ढों जैसी और चेहरा जैसे किसी ने जला दिया हो। वो मुस्कुरा रही थी, सीधा मेरी ओर। मैं पीछे हट गया। तभी ट्रेन की स्पीड और बढ़ गई। बिना ड्राइवर के, बिना कंट्रोल के वो रेगिस्तान के बीच भाग रही थी। चारों तरफ बस अंधेरा, रेत और वो साया। लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। कोई राम नाम ले रहा था, कोई अल्लाह पुकार रहा था, लेकिन उस रात किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी। डिब्बे के पिछले हिस्से से किसी के चीखने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, वहां 4 आदमी खड़े थे, जो अब एक एक करके गायब हो रहे थे, जैसे किसी ने उनकी परछाई खींच ली हो। बस हवा का एक झोंका उठता और जहां वो खड़े थे वहां कुछ नहीं बचता। अब पूरी ट्रेन में डर का माहौल था। मैं अपनी सीट से उठकर भागा, लेकिन हर डिब्बे में वही हाल था। खाली सीटें, जली हुई गंध और खिड़कियों के बाहर वो साया जो हर कोने से झांक रहा था। तभी मुझे फिर वही राख दिखाई दी। इस बार डिब्बे के फर्श पर लकीरों में फैली हुई, जैसे किसी ने उंगली से कोई मंत्र लिखा हो। मैंने ध्यान से देखा, उसमें कुछ लिखा था, जो देखेगा वो जाएगा। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं पीछे हटने ही वाला था कि ट्रेन एक झटके से रुक गई। सब गिर पड़े। इंजन बंद, सन्नाटा, बस बाहर से हवा की सिसकारी और दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। ट्रेन लूनी जंक्शन पहुंची, लेकिन माहौल अब और भी डरावना हो गया था। पूरा डिब्बा चुप, सब यात्री सहमे हुए, जैसे किसी ने उनकी हिम्मत चुरा ली हो। मैं खिड़की के पास खड़ा था और बाहर झांक रहा था, लेकिन रेत के टीले और अंधेरा दोनों एक जैसे लग रहे थे। सूरज की हल्की रोशनी भी डर को कम नहीं कर पा रही थी। जब ट्रेन रुकने लगी, मैंने देखा कि इंजन में कोई नहीं था। ड्राइवर की सीट खाली थी। मैं करीब गया और ध्यान से देखा। उसकी सीट के सामने रेत पर कोई बड़ा सा लिखा हुआ था,
रूना शब्द इतने साफ थे कि जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। मेरे शरीर में ठंडी लकीर दौड़ गई। मेरे बगल में बैठे यात्री अब जोर जोर से फुसफुसा रहे थे। ये नाम? मैंने धीरे से पूछा। कौन रूना? टीटी ने अपने कपड़े सीने पर कसते हुए कहा। 10 साल पहले इसी जंक्शन पर एक लड़की ने ट्रेन से कूदकर जान दे दी थी। उसका नाम रूना था। यही ट्रेन, यही डिब्बा और वही सफेद साड़ी, सब उसी रात की कहानी है। मेरे कानों में अभी भी पिछली रात की आवाज गूंज रही थी, वो चीखें, वो साया और वो बर्फ की तरह ठंडी हवा। ट्रेन धीरे धीरे झटकों के साथ रुकी थी और मैं महसूस कर रहा था कि अभी भी कोई भीतर मौजूद है। रात की यादें अब पूरी तरह ताजा हो गई थी। रेत में लिखा नाम मुझे जैसे पुकार रहा था। मैंने खिड़की के बाहर देखा और देखा वो सफेद साड़ी वाली आत्मा धीरे धीरे ट्रेन के साथ चल रही थी। उसकी आंखें खाली नहीं थीं, बल्कि उनमें गहरे दर्द और अधूरी चाहत झलक रही थी। टीटी ने बताया कि वही डिब्बा अक्सर रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता है। लोग कहते थे कि रूना की आत्मा तभी दिखती है जब कोई उसी ट्रेन में बैठकर उसी डिब्बे में आता है। वह किसी को छोड़ती नहीं। जो भी उसकी आंखों में फंस जाता है उसे वह अपने अधूरे सफर की ओर खींचती है। मैंने सीटों के बीच देखा, कुछ यात्री अब भी कांप रहे थे। उनके चेहरे पर भय स्पष्ट था। बच्चा जो पिछली रात रो रहा था अब चुप बैठा था। उसकी आंखों में भी वही डर था। सब लोग धीरे धीरे समझ गए थे कि रूना की आत्मा सिर्फ किसी को देखने नहीं आती, वह खोजती है अपने अधूरे सफर का साथी। रेलवे अधिकारी भी परेशान थे। उन्होंने मुझे और बाकी यात्रियों से कहा कि यहां अक्सर यात्रियों के गायब होने की घटनाएं होती रही हैं। 10 साल पहले भी यही जंक्शन था, वही ट्रेन थी, वही डिब्बा और वही सफेद साड़ी वाली लड़की रूना। मुझे लगा जैसे मेरी रूह भी सिहर गई हो। रेत में लिखा नाम, सफेद साया और वो डरावनी चीखें सब मिलकर एक अधूरी कहानी बुन रही थी। कोई नहीं जानता था कि रूना किसे क्यों बुलाती है। बस यह पता था कि जो भी उसकी नजर में फंसता है वह अधूरी यात्रा के लिए चुना जाता है। मैं खिड़की से बाहर झांकता रहा। रेत में निशान थे, कहीं कोई पैर नहीं, बस हल्की सी दबाव की लकीरें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे चलता हुआ ट्रेन के चारों ओर घूम रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। टीटी ने मुझे और बाकी यात्रियों को समझाया कि इस डिब्बे में जो अनुभव होता है वो सिर्फ उस रात की याद नहीं है। वह अनुभव कई लोगों की जिंदगी बदल देता है। कोई दोबारा नहीं लौटता। जो गायब होता है उसकी कहानी बस सुनाई जाती है, कभी किसी की जुबानी, कभी रेत में छोड़े निशान के रूप में। मैंने रेत में लिखा नाम ध्यान से देखा, रूना, जैसे शब्द खुद सांस ले रहे हों। मैं पीछे हटकर सीट पर बैठ गया। आसपास के यात्री भी अपनी सीटों पर बैठ गए। कोई नहीं बोल रहा था। डर की चुप्पी बस गूंज रही थी। मैंने बाबा की याद की जो पिछली रात गायब हो गए थे। क्या वही उनके लिए कोई संकेत था? क्या रूना की आत्मा उन्हें लेने आई थी और अब मुझे देख रही थी? ये सोचकर मेरी सांसें रुक गईं। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। खिड़की से बाहर देखा, वो सफेद साया अब गायब था, पर रेत पर उसके चलने के निशान थे, जैसे वह अभी भी हमारे साथ है। कोई भी देखे तो समझ नहीं पाए कि ये असली है या कोई भ्रम। मुझे याद आया कि टीटी ने कहा था, रूना की आत्मा अधूरी है, उसे वह सब चाहिए जो उसने खोया, और अगर कोई उसकी ओर देखे तो वो उसे अपने सफर में खींच लेती है। मैंने अपने बैग से भगवान की छोटी मूर्ति निकाली और हाथ में कसकर पकड़ ली। दिल में सिर्फ एक ही सोच थी, जल्दी से इस डिब्बे से बाहर निकलना और किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचना। लूणी जंक्शन के स्टेशन पर ट्रेन धीरे धीरे रुकी। बाहर रेलवे के कर्मचारी खड़े थे। मैंने देखा डिब्बे में सब यात्री बाहर उतर गए थे, लेकिन कुछ चेहरे अब भी भय में थे। मैंने देखा कि कोई भी उस डिब्बे में लौटकर नहीं गया। मैं भी उतर गया, लेकिन रेत में अभी भी लिखा था, रूना। सफेद साया कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन लगता था कि वो अभी भी ट्रेन के डिब्बे में कहीं छिपी हुई है, अपनी अगली यात्रा का इंतजार कर रही है। रेलवे वाले ने बताया कि इसी ट्रेन में कई सालों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हर साल कोई ना कोई गायब होता है। कोई नहीं जानता कि रूना किसे क्यों चुनती है। बस इतना पता है कि वह अपनी अधूरी यात्रा पूरी करना चाहती है, और कोई भी अगर उसकी राह में आए तो वह उसे छोड़ती नहीं। मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ा।
दिल अब भी तेज तेज धड़क रहा था। पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन धीरे धीरे रेत पर खिसक रही थी। खिड़कियों में कोई नहीं था, बस खाली डिब्बे और रेत पर लिखा नाम रूना। वो रात, वो सफेद साया और रेत में लिखा नाम, सब मेरे दिमाग में आज भी जिंदा है। अब भी कभी कभी अपनी डेस्क पर बैठकर सोचता हूं कि क्या सच में वो हुआ था या मेरे डर की कोई ख्वाहिश न थी। पर हर बार जब उदयपुर जोधपुर पैसेंजर की ट्रेन रेगिस्तान के उस हिस्से से गुजरती है, मुझे वही ठंडी हवा और फुसफुसाहट याद आ जाती है। मेरे सहकर्मी अक्सर मुझसे पूछते हैं, भाई तुम्हारे चेहरे का रंग हमेशा पीला क्यों रहता है? मैं बस मुस्कुराता हूं और कहता हूं, कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। वो रात जो मैंने जिंदा देखी थी अब भी मेरी आंखों के सामने घूमती है। ट्रेन धीरे धीरे रेगिस्तान के बीच से गुजर रही थी और बाहर अंधेरा, रेत के टीले और चांद की फीकी रोशनी थी। हवा में एक अजीब ठंडक थी जो शरीर के भीतर उतर रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, रेत पर कोई निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजर गया हो। लोग कहते हैं कि आधी रात को वही ट्रेन अब भी रुकती है जहां कोई स्टेशन नहीं होता। वो जगह है जहां सालों पहले रूना की आत्मा पहली बार दिखाई दी थी। वहां से गुजरते समय कई यात्री कहते हैं कि उन्हें हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत धीरे से कह रहा हो, मुझे जोधपुर पहुंचना है। कुछ कहते हैं कि जो लोग ट्रेन में अकेले होते हैं उन्हें सफेद साड़ी में एक और यात्री दिखाई देता है। उसके चेहरे पर कोई पहचान नहीं होती, न टिकट न दस्तावेज, सिर्फ इंतजार। उसकी आंखों में अधूरी कहानी होती है और जो भी उसकी आंखों में देखता है उसके लिए रात कभी खत्म नहीं होती। मैं उस डिब्बे की सीटों और खिड़कियों को याद करता हूं, वो जगह जहां बाबा गायब हुए थे और बच्चे चुप हो गए थे। वही डिब्बा अब भी रेगिस्तान के बीच खड़ा है, जैसे किसी पुराने किस्से की तरह जो बार बार दोहराया जाता है। रेलवे के लोग भी इस बात को जानते हैं। कई ड्राइवरों ने बताया कि ट्रेन अचानक रुक जाती है बिना किसी कारण के। कभी इंजन अपने आप चालू हो जाता है, कभी दरवाजे और खिड़कियां खुद बंद हो जाती हैं। जो यात्री उस डिब्बे में बैठते हैं उन्हें अक्सर सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है। कई लोग कहते हैं कि रूना की आत्मा अब भी उसी ट्रेन में सवार रहती है। वह किसी को छोड़ती नहीं। हर रात कोई ना कोई उसके अधूरे सफर का हिस्सा बन जाता है। कभी कभी ट्रेन के अंदर बैठे लोग गायब हो जाते हैं और बाहर केवल रेत में पैर के निशान रह जाते हैं। निशान धीरे धीरे हवा में मिल जाते हैं, जैसे कभी वहां थे ही नहीं। मैं आज भी जब ट्रेन में बैठता हूं खिड़की के पास तो हल्की सी ठंडी हवा महसूस होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैं पलट कर देखता हूं, कोई नहीं होता, पर मन में डर की वो अनुभूति हमेशा रहती है। कुछ यात्रियों ने अपनी आंखों से देखा है कि सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे ट्रेन के साथ चलती है। उसके कदम जमीन को नहीं छूते। उसकी चाल धीमी लेकिन निश्चित होती है। उसकी आंखें अधूरी कहानी कहती हैं और जो भी उसकी आंखों में फंसता है वह उसके अधूरे सफर का हिस्सा बन जाता है। रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि जब कोई यात्री गायब हो जाता है तो उसके बारे में कभी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। ट्रेन में मौजूद सभी लोग चुप हो जाते हैं। कभी कभी ट्रेन की सीटों पर छोड़ दिए गए बैग और कपड़े ही सबूत रहते हैं। मैं उस रात को याद करता हूं जब रेत पर लिखा नाम रूना दिखा था। वो नाम अब भी मेरे दिमाग में बार बार घूमता है। ट्रेन के हर डिब्बे में उसका साया कहीं ना कहीं मौजूद होता है। चाहे आप कितना भी दूर हों, उसकी आंखें आपको ढूंढती हैं। आज भी कई लोग कहते हैं कि रात के 1:45 पर जब ट्रेन रेगिस्तान के बीच से गुजरती है वह अचानक रुक जाती है। इंजन अपने आप चालू हो जाता है। किसी को बाहर झांकना नसीब नहीं होता और वही सफेद साड़ी में यात्री धीरे धीरे डिब्बे में दिखाई देती है। कई यात्रियों ने खुद अनुभव किया है कि ट्रेन के खिड़कियों से झांकते समय उन्हें अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। कोई भी मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता, पर हवा में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे कह रहा हो, मुझे जोधपुर पहुंचना है। मैं जानता हूं कि इस कहानी का कोई अंत नहीं है। रूना की आत्मा अब भी उसी डिब्बे में सवार है। वह अधूरी यात्रा को पूरा करना चाहती है और जो भी ट्रेन में बैठता है उसकी नजरों में फंस जाता है, वो उसका अगला हिस्सा बन जाता है। हर बार जब ट्रेन रेगिस्तान से गुजरती है मैं खिड़की के पास बैठकर देखते हूं। कभी कभी हल्की सी ठंडी हवा आती है और मुझे लगता है कि वह अभी भी पास ही है।
कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे कान में कोई फुसफुसा रहा है। मेरी रूह तक वो आवाज पहुंच जाती है। मुझे जोधपुर पहुंचना है। लोग कहते हैं कि सफेद साड़ी वाली आत्मा अब भी ट्रेन के डिब्बे में घूमती है। उसका चेहरा किसी ने कभी नहीं देखा, सिर्फ उसकी मौजूदगी महसूस होती है। ट्रेन के हर डिब्बे में उसके कदम की आहट सुनाई देती है और जो भी उसे देखता है वह उसकी अधूरी यात्रा का हिस्सा बन जाता है।